गुड इवनिंग दोस्तों। तो यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में आपका पुनः स्वागत है और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी न्यूज़ भी सामने निकल कर आ रही है कि आपका टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो नियत आपका समय पे ही ली जाएगी, ऐसा न्यूज़पेपर के द्वारा माध्यम से भागलपुर ज़िले से ये सामने न्यूज़ आया है। और 166 या कुछ जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और ये सारी बात निकल कर सामने आ रही है। तो आई होप कि ये जो एग्ज़ाम है वो नियत समय पर ही हो, जैसा कि 5 अप्रैल को बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस एग्ज़ाम में 1 to 5 या फिर 6 to 8 जैसा ये वारदात ना घटे, जैसा कि पेपर लीक का मामला अभी भी चल ही रहा है और छात्र अभी तक आक्रोशित हैं क्योंकि अभी तक पेपर को रद्द नहीं किया गया है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जब सारा प्रूफ सामने है फिर भी नहीं की जा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं की जा रही है, इसमें और क्या मुद्दे हैं? तो ज़रूर कोई मुद्दे हैं इसमें। तो चलिए, ये सब कहना कोई औचित्य नहीं है, जो भी है सामने है, सभी को पता है। और चलिए, आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज फिर आधुनिक काल से ही संबंधित हैं, क्योंकि आधुनिक काल, जैसा कि मैंने कई बार आपको बता चुका है कि आधुनिक काल जो है प्रौढ़ है और यहाँ से छोटे-मोटे प्रश्न इधर-उधर से नहीं पूछे जाते जब तक आपको पूरा सिलेबस का पता ना हो और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और छायावाद और प्रगति, प्रयोग काल जितने भी हैं आधुनिक काल में ही समाहित है, तो इसीलिए यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मैं यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आपको करा रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना महसूस हो, ठीक है? तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए टाइम पे। और मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी तैयारी में ज़्यादातर जो है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो प्रैक्टिस करने से आपका जो तैयारी है उसमें पता चलता है आपको कि मेरी तैयारी किस तरह है, या मैं प्रश्न को बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। तो आपको ये पता चलता है और उसके माध्यम से आप और अच्छे से तैयारी करने में लग जाते हैं, अपनी कमजोरी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी नेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड जेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई एक क्षेत्र से ये संबंधित नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं आगामी, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जितनी मैं कहूँ उतनी कम है। तो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि ये जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने डीपली जो बुक नहीं पढ़ा है तो आप शायद ना बना पाएँ, ठीक है? और ऐसे प्रश्न जो हैं आपको वन लाइनर बुक में बहुत ही कम देखने मिलेगा, टेक्स्ट बुक में। तो आप जो है गाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए, लेकिन साथ-साथ यहाँ पर भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? चलिए, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? शायद एक प्रश्न रह गया ना ऊपर पे, चलिए छूट गया था एक प्रश्न। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये आए सभी को पता ही होगा कि मुकुरधर पांडे ने किया है छायावाद का सबसे पहले प्रयोग। आगे है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? तो छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले कौन हैं? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा देते हैं। आगे है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये महत्वपूर्ण कथन है और ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये इतनी बार पूछी गई है कई एग्जामों में कि मैं बता भी नहीं सकती, और आप जो भी तैयारी में जुटे होंगे तो उनको ये प्रश्न पता ही होगा। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गा कोकिला वर्षा पावक कन, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना में झरना आ जाएगा, जो कि 1918, कानन कुसुम 1913 में होगा। चित्राधार जो है ये चित्राधार 1919 में है शायद, मैं भूल रही हूँ। हाँ, 1918-19 में ही है। करुणालय, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, तो ध्यान रखना है, सभी को, इम्पोर्टेंट है। आगे है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये जो है द्विवेदी युग में तो होगा नहीं, प्रगति युग भी नहीं होगा, प्रयोगवादी युग भी नहीं होगा, तो छायावाद युग ही इसमें रहस्यमयी भावना पाई जाती है। आगे है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो ये कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी, छायावाद को उपनिषद। आगे है कि किस कवि का बचपन का नाम झारखंडी था? तो किसका था? तो ये प्रसाद जी का था, क्योंकि इनका जो जन्म है वो झारखंड में ही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यामा जो है 1940 का है, निहार 1930 का है, रश्मि 1932 का है, दीप शिखा 1942 का है। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा निहार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी युगीन कवियों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें जो पहले आ जाएंगे आपके प्रसाद 1889, निराला फिर हो जाएंगे 1899, पंत हो जाएंगे 1900, फिर महादेवी वर्मा हो जाएंगी 1907 ईस्वी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? और अगर आपको पता नहीं है तो आप सॉलिड यहाँ पर लगा देंगे कि ये तो कहने वाले शुक्ल जी हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है। जिनको पता होगा वो लगा सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा, जिन्होंने बुक नहीं पढ़ा होगा, तो वो नहीं लगा सकते हैं। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह के प्रश्न को, क्योंकि गलत होने के चांस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है? तो किसने कहा है प्रथम प्रयोगशाला? तो ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का तो ज्यादातर हम प्रसाद में ही देखते हैं, संवाद शैली का उपयोग इन्होंने ही किया है। आगे है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कविता का संबंध है। कहाँ से ये पंक्ति किसकी है? तो ये निराला जी का है। और कहाँ से है तो ये जरूर से आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आप गलत कर देंगे अगर आपको अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है। तो ये जागो फिर एक बार और तुलसीदास, ठीक है। ये दो ये कविताएं हैं जो कि समाहित हैं आपकी राम की शक्ति पूजा में, तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा प्रलय प्रवाह प्रसाद के किस काव्य कृति से ये ली गई है? तो किससे ली गई है? तो ये कामायनी का पंक्ति है, ठीक है, कामायनी का पंक्ति है। और ये उर्वशी 1909 का है, ध्यान रखना है। और एक जो उर्वशी है दिनकर की वो 1961 का है, तो दोनों को ध्यान रखना है। और कानन कुसुम 1913 का है, झरना 1918, और कामायनी जो है ये 1935 की रचना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, कथन किसका है? तो किसने कहा है कि छायावाद का जो दर्शन है वो सर्वात्म का दर्शन है? ये कहने वाले कौन है? तो आपको लगेगा कि कोई आलोचक ही इस बात को कह सकते हैं, तो ये कोई आलोचक ने नहीं कहा है, ये महादेवी वर्मा जी का कथन है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है ये पंत का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। चलिए अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निराला, जिन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया है। काफी इंपॉर्टेंट है निराला जी, विवाद के भी घेरे में रहे हैं कई बार। छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो कौन कहने वाले हैं ये? छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं प्रसाद। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि कोई आलोचक ने नहीं कहा है, बल्कि छायावादी ही कहते हैं, छायावादी ही कवि कहते हैं इस बात को, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, ठीक है। और कई बार तो इतना ही दूर से ये पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा इसका अलग है पैटर्न पूछने का, कि इस पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ये प्रसाद जी को ही घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो ये जो कविता है ये निराला जी का है, अस्ताचल रवि। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो अभी तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये निराला जी हैं जिन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है निराला जी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? और जितने भी पुरस्कार से संबंधित हैं वो कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं आप तो जरूर से देख लें। और जितने भी सम्मानित जो बुक लिस्ट है वो सारा मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, अच्छे से बताया है, तो जरूर से देखें उसे जाकर। चलिए, तो ये चिदम्बरा को मिला है, चिदम्बरा 1965 की रचना है, ये ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। पल्लव 1928 का है, लोकायतन 1964 का है, और कला और बूढ़ा चांद जो है 1959 का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने कहा कि छायावाद काव्य ना रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है? तो किसने कहा है? तो ये जो कहने वाले हैं ये सुमित्रा नंदन पंत ही ने कहा है कि छायावाद काव्य ना रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। ये कहने वाले, यहाँ पर भी कोई आलोचक आपको नहीं दिख रहे हैं, जो है कहने वाले वो पंत जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा जी का काव्य कृति है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो ये प्रेम पथिक था, जिसे पहले इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा और बाद में खड़ी बोली में इसे रूपांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि वरदे वीणा वादनी भर दे, तो किसकी है ये? तो ये जो है आपका निराला जी का ही है पंक्ति। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है? तो किसे माना जाता है अंत? तो ये माना जाता है ग्राम्या से, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह के प्रश्न को, क्योंकि गलत होते हैं। तो चलिए, और युगांत 1936, युगवाणी है, पल्लव है, और ग्राम्या है 1940 का 42 का है, तो सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आज पूरे हम लोगों ने फिर 30 प्रश्न को ही देखा, जो काफी महत्वपूर्ण थे 30 प्रश्न, और ये 30 प्रश्न कई प्रश्न के बराबर हैं,
तो इसे ज़रूर से देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपके कितने सही भी हो रहे हैं, तो ये भी आपको साथ-साथ बताना है। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि वो जो टाइम दिया गया है हो सकता है कि इसमें परिवर्तन अभी तक कोई नहीं है, तो अपनी नियत टाइम पर ही ली जानी है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा। और आगामी जितने भी हैं झारखंड जेट तो मई जून में ही होना है और यूजीसी नेट भी जून में ही जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।